एक बैंक के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा है, लेकिन इसी बैंक के अंदर दुनिया के सबसे कठिन और सुरक्षित माने जाने वाले एक लॉकर को एक टीम खोलकर चोरी करने की तैयारी कर रही है। सच में इतना मुश्किल लॉकर ये लोग खोल पाएंगे भी या नहीं, और अगर खोल भी लिया तो वहां से बाहर निकलना बिल्कुल आसान नहीं होगा। क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। फिल्म का नाम है द वॉल्ट। कहानी की शुरुआत होती है साल 1654 में अटलांटिक महासागर के बीचों बीच। यहाँ एक जहाज तूफान में फंसकर समुद्र में डूब रहा होता है, और उसी के साथ जहाज में मौजूद एक बेहद खास बॉक्स भी गहरे पानी में समा जाता है। सीन कट होता है और कहानी आ जाती है सितंबर 2009 में। यहाँ कुछ लोग उसी डूबे हुए जहाज की खोज करते दिखाई देते हैं। उन्हें जहाज में कई कीमती चीजें मिल चुकी होती हैं। शिप को तलाशने वाला व्यक्ति है वॉल्टर, लेकिन वॉल्टर की टीम अभी भी समुद्र में तलाश कर रही है, क्योंकि उन्हें वह खास बॉक्स नहीं मिला है जो हमने शुरुआत में डूबते देखा था। घंटों की खोजबीन के बाद आखिरकार वह बॉक्स भी उन्हें मिल जाता है। इसके बाद सीन में आता है जेम्स, जो वॉल्टर का दोस्त और पार्टनर है। दोनों खुश होते ही हैं कि तभी अचानक स्पेन की पुलिस आती है और वॉल्टर की टीम को और उनके जहाज को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। सीन कट होता है कोर्ट रूम में, जहां पता चलता है कि वॉल्टर ने उस जहाज को खोजने के लिए स्पेन सरकार से कोई अनुमति नहीं ली थी, क्योंकि वह जहाज स्पेन के समुद्री क्षेत्र के बहुत करीब डूबा था। इसलिए स्पेन की सरकार फैसला करती है कि जहाज से मिली सारी कीमती चीजें स्पेन के ही पास रहेंगी। इसके बाद वॉल्टर अब मार्गरेट नाम की एक लेडी से बात कर रहा होता है। असल में दोनों ही इंग्लैंड देश के रहने वाले हैं। मार्गरेट इंग्लैंड सरकार की एक अधिकारी है। अब तक इंग्लैंड की सरकार ही वॉल्टर को उस खोए हुए खजाने को खोजने में पूरा सपोर्ट दे रही थी, लेकिन स्पेन सरकार साथ न देने की वजह से वॉल्टर के हाथों से वह खजाना निकल जाता है। इसके बाद सीन में दिखाते हैं कि मिलिट्री उस खजाने को लेकर बैंक ऑफ स्पेन पहुंचती है। इस बैंक की सिक्योरिटी हेड का नाम है गुस्ताव। फिर वह खजाना बैंक के अंदर सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। इसके बाद कहानी यहाँ से एक साल आगे बढ़ती है, साल 2010 में। अब हमें दिखाया जाता है एक बेहद तेज तर्रार और इंटेलिजेंट लड़का, टॉम। हाल ही में उसने हाई लेवल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है, और इसी कारण कई बड़ी बड़ी कंपनियां उसे जॉब ऑफर कर रही हैं। हमारी कंपनी में आओ, इतना सैलरी देंगे, वो सैलरी देंगे। लेकिन टॉम सभी ऑफर्स को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि आम लोगों की तरह एक नॉर्मल नौकरी करना उसे पसंद ही नहीं। इसी वजह से उसके पापा भी बहुत टेंशन में रहते हैं। जल्दी फैसला करो, जिंदगी में क्या करना है तय करो। इसी दौरान अचानक किसी का टॉम को मैसेज आता है, बाहर आओ। टॉम समझ नहीं पाता कि उसे मैसेज किसने किया है। फिर भी वह बाहर निकल आता है, जहां एक आदमी उसे एक कोट थमाता है। उस कोट की जेब में एक एड्रेस होता है कि उसे कहां पहुंचना है। टॉम उस जगह पहुंचता है जहां एक पार्टी चल रही होती है। वह सोचता है, आखिर मुझे किसने बुलाया। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसे थोड़ी दूर आगे लड़की उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। वहीं पास में खड़े एक शख्स के करीब जाकर वह उससे बात करने का नाटक करती है और चुपचाप उसका पर्स चुरा लेती है। टॉम पूछता है, तुमने उसका पर्स क्यों चुराया? तो वह कहती है, मेरे पास तो कोई पर्स ही नहीं। लेकिन जब टॉम देखता है तो वही चोरी किया हुआ पर्स उसकी जैकेट की जेब में रखा होता है, यानी कि वह बहुत बड़ी चोर है। इसके बाद वह टॉम को वहां से दूसरी जगह ले जाती है और उसे मिलवाती है वॉल्टर से, जिसे हम पहले देख चुके हैं। यहाँ वॉल्टर टॉम को बताता है, हम दुनिया के सबसे मुश्किल और सुरक्षित लॉकर से चोरी करने वाले हैं। उस लॉकर को मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता है। ये लॉकर कैसे काम करता है, कैसे खुलता है, ये बात बैंक वालों के अलावा किसी को पता नहीं। इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि टॉम एक बेहद इंटेलिजेंट इंजीनियर है। इसलिए वॉल्टर को लगता है कि टॉम इस लॉकर के सिस्टम को समझकर उसे खोल सकता है। शुरुआत में टॉम यह सब करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे लगता है कि शायद यही वह अलग अनोखा काम है जो वह हमेशा से करना चाहता था। इसलिए वह घर लौटकर बैंक ऑफ स्पेन के मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर पर रिसर्च शुरू करता है, लेकिन वहां भी वही जवाब मिलता है, इस लॉकर को चोरों के लिए खोलना असंभव है। इसके बाद टॉम वॉल्टर की टीम में शामिल होने का फैसला कर लेता है। जब वह एयरपोर्ट पहुंचता है तभी उसे वह लड़की दोबारा मिलती है, अपने असली रूप में। उसका नाम है लॉरेन। फिर दोनों साथ मिलकर स्पेन पहुंचते हैं, जहां पता चलता है कि इस समय देश में एक बड़ा फुटबॉल मैच चल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, स्पेन की नेशनल टीम भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। इसके बाद जब टॉम और लॉरेन अपने कमरे में पहुंचते हैं तो वहां वॉल्टर उसकी टीम से टॉम की मुलाकात करवाना शुरू करता है। सबसे पहले है क्लॉस, जो एक एक्सपर्ट कंप्यूटर हैकर है। फिर है जेम्स, जो हर तरह का काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसके बाद है सिमोन्स, जिसके पास ऐसी क्षमता है कि कितनी भी मुश्किल चीज क्यों ना हो, वह उसे किसी भी तरह अरेंज करके ले आएगा। अब असली बात यह है कि टॉम इन सब का मास्टरमाइंड बनेगा और इनके पूरे प्लान में मदद करेगा। वॉल्टर की टीम थोड़ी टेंशन में थी, क्योंकि बैंक ऑफ स्पेन के हर कर्मचारी को अलग अलग पासवर्ड दिए जाते हैं, और अगर किसी का पासवर्ड मिल जाए तो सीसीटीवी सिस्टम हैक किया जा सकता है। तभी टॉम एक आइडिया देता है,
अगर बैंक का कोई कर्मचारी आज छुट्टी पर है तो तुम्हें बैंक वालों की तरह उसे कॉल करके कहना होगा कि बैंक से एक जरूरी मैसेज है, और मैसेज सुनने के लिए उसे अपना पासवर्ड डालना होगा। टॉम की बात मानकर वॉल्टर की टीम छुट्टी पर चल रहे एक कर्मचारी को कॉल करती है, और जैसे ही वह कर्मचारी अपना पासवर्ड बताता है, टीम के पास कुछ सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल आ जाता है। हालांकि सारे कैमरों का एक्सेस नहीं मिलता, कुछ ही कैमरे मिलते हैं। अब टॉम सबके सामने यह साबित कर देता है कि वह इस टीम में जुड़ने के लायक है। इसके बाद जेम्स और सिमोन्स ट्रेन चलने वाले टनल के पास जाकर यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बैंक से जुड़े हुए कोई गुप्त भूमिगत रास्ते मिल सकते हैं या नहीं। उसी समय दूसरी तरफ वॉल्टर टॉम को बताता है कि 15वीं शताब्दी में फ्रांसिस ड्रेक नाम का एक व्यक्ति स्पेन से एक खजाना चुराकर कहीं छुपा देता है। वह खजाना कहाँ छुपाया था ये किसी को नहीं पता, लेकिन उसने उस जगह के क्लू 3 सिक्कों पर छोड़ दिए थे। वही 3 सिक्के एक खास बॉक्स में रखे गए थे। यहाँ साफ बताना जरूरी है, वॉल्टर जिस बॉक्स की बात कर रहा है वह कोई और नहीं बल्कि वही खास बॉक्स है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में समुद्र में डूबते देखा था। वह बॉक्स अब बैंक ऑफ स्पेन के अंदर मौजूद मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर में सुरक्षित रखा हुआ है। एक और बात, वॉल्टर के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर वह इस खजाने के पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि खजाने की खोज उसके लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि शौक और जुनून है। इसके बाद टीम प्लानिंग शुरू करती है। बैंक के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और बैंक में अगर हल्की सी भी गड़बड़ी हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए हमेशा 500 सैनिक तैयार रहते हैं। इसका मतलब सीधे बैंक में घुसना बिल्कुल मुमकिन नहीं, इसीलिए उन्हें बैंक से जुड़े हुए किसी गुप्त सुरंग मार्ग से अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। इसी दौरान उनके पास 2 ड्राइंग्स भी होती हैं। एक ड्राइंग उस इंसान की बनाई हुई है जिसने पहले बैंक ऑफ स्पेन में काम किया था और जिसे मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर का अंदरूनी स्ट्रक्चर पता था, और दूसरी ड्राइंग एक मूर्ति स्टैच्यू का स्केच है जिसके बारे में टीम को ज्यादा जानकारी नहीं है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यही है, लॉकर को खोलने के लिए उन्हें पहले समझना पड़ेगा कि वह कैसे काम करता है। लेकिन यही बात उनके लिए टॉम और उसकी टीम को अभी तक यह समझ नहीं आ रहा था कि वह लॉकर अंदर से कैसे काम करता है। इसके बाद वे बैंक की सिक्योरिटी टीम से कांटेक्ट करके यह बहाना बनाते हैं कि हम बैंक की क्लीनिंग के लिए आने वाले हैं। सिमोन्स यह परमिशन ले लेता है और साथ ही क्लीनिंग कंपनी की तरह दिखने वाली एक फेक वैन भी तैयार कर लेता है। उधर दूसरी तरफ स्पेन के लोग खुशी से झूम रहे हैं क्योंकि उनकी फुटबॉल टीम क्वार्टर फाइनल जीत चुकी है। इसी बीच वॉल्टर की टीम में एक नई दिक्कत आ जाती है। उन्हें बैंक के अंदर जाकर एक डिवाइस की मदद से स्कैन करके मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर का ब्लूप्रिंट लाना होता है। लेकिन जेम्स अपना भेष बदलकर बैंक में नहीं जा सकता क्योंकि वह पहले एक सैनिक रह चुका है, और जैसे ही वह बैंक के अंदर जाएगा फेस स्कैनर उसकी पहचान निकाल लेगा और बैंक के लोगों को तुरंत शक हो जाएगा। इसलिए टॉम कहता है मैं बैंक के अंदर जाऊंगा। अगले दिन बैंक का सिक्योरिटी हेड गुस्ताव बैंक पहुंचता है और उसी के साथ क्लीनिंग स्टाफ बने सिमोन्स और टॉम भी बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं। वॉल्टर की टीम सीसीटीवी पर यह सब देख रही होती है और तभी भेष बदलकर लॉरेन भी बैंक के अंदर पहुंच जाती है। वह खुद को उन अधिकारियों में से एक दिखाती है जो बैंक में मौजूद महंगी पेंटिंग्स की सुरक्षा की जांच करते हैं। यहीं उसकी मुलाकात गुस्ताव से भी होती है। बातों बातों में वह उसे काफी कप पकड़ाती है और फिर वापस ले लेती है। ये उसने क्यों किया ये बात आगे चलकर पता चलेगी। फिर सिमोन्स बेसमेंट में मौजूद सर्वर रूम तक पहुंचता है और जैसे ही वह वहां एक खास तार पर छोटा सा डिवाइस लगाता है, बैंक के सीसीटीवी कैमरों का पूरा कंट्रोल क्लॉस के पास पहुंच जाता है। इधर लॉरेन को एक पेंटिंग चेक करने के बहाने एक अलग कमरे में भेज दिया जाता है। वह भी पेंटिंग चेक करने का नाटक करती रहती है और क्लॉस उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद वह कमरे में रखे एक छोटे से लॉकर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में गुस्ताव को सिर्फ वही दिखता है कि वह पेंटिंग चेक कर रही है, क्योंकि क्लॉस उसकी स्क्रीन पर रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चलाता है। उस छोटे लॉकर से उसे एक चाबी मिलती है जिसे वह तुरंत स्कैन कर लेती है। उधर थॉम भी एक खाली कमरे में पहुंचता है क्योंकि ठीक इसी कमरे के नीचे मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर मौजूद होता है, इसलिए वह वहीं एक डिवाइस रखकर नीचे मौजूद लॉकर को स्कैन करना शुरू कर देता है। उधर लॉरेन चाबी को स्कैन करके वापस वहीं रख देती है। उसी समय बैंक का ओनर वहीं पहुंच जाता है और उसकी बातचीत लॉरेन से होती है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसने चाबी को उठाया था। इधर थॉम स्कैनर लगा ही चुका होता है कि अचानक कुछ लोग उसी कमरे में मीटिंग करने आ जाते हैं, लेकिन वह नीचे की तरफ होने के कारण किसी को दिखाई नहीं देता। उधर लॉरेन को एक और पेंटिंग चेक करने के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया जाता है और वहां से भी उसे एक और चाबी मिलती है जिसे वह स्कैन कर लेती है। इधर थॉम बहुत देर तक स्कैनर लगाए रखता है और यही गलती बैंक की सिक्योरिटी को अलर्ट कर देती है। अलार्म बजना शुरू हो जाता है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर चली जाती है, यहाँ तक कि मिलिट्री भी तैयार खड़ी हो जाती है। उधर लॉरेन जैसे ही दूसरी चाबी वापस रखने वाली होती है, बैंक का ऑनर आता है और उसे तुरंत बाहर ले जाता है। इस चक्कर में चाबी उसके पास ही रह जाती है, इसलिए थॉम जल्दी से उसके पास पहुंचकर वह चाबी लेता है, फिर वापस उसी कमरे में जाकर उसे उसकी असली जगह पर रख देता है।
इसके थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी वाले चेक करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी वाले जैसे ही कमरे में आते हैं, थॉम तुरंत सफाई करने जैसा नाटक करने लगता है, जिससे किसी को भी उस पर जरा भी शक नहीं होता। उधर गुस्ताव को भी सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर अलार्म बजा क्यों। वह सोचता है शायद कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ होगा और बात वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिस कमरे के ऊपर उन्होंने स्कैनर डिवाइस रखा था, वह डिवाइस अब पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बना चुका है कि नीचे मौजूद मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर अंदर से कैसा दिखता है। टॉम उस ब्लूप्रिंट को देखकर सबको समझाने लगता है। लॉकर के चारों तरफ मोटी मोटी कंक्रीट की दीवारें बनी हुई हैं, नीचे की तरफ एक टनेल है और सबसे ऊपर एक बड़ा वाटर टैंक लगा हुआ है। जैसे ही वे उस वाटर टैंक का स्ट्रक्चर देखते हैं, थॉम को अचानक सब कुछ साफ साफ समझ में आने लगता है। असल में फिल्म की शुरुआत में जो हमने ड्राइंग देखी थी, उसी लॉकर रूम में एक बड़ी सी मूर्ति लगी है और उस मूर्ति के हाथ में एक तुल्ला यानी वजन नापने वाली तख्ती है। मतलब लॉकर रूम में अगर जरा सा भी वजन कम या ज्यादा हुआ तो ऊपर मौजूद टैंक का सारा पानी सीधे लॉकर रूम में गिर पड़ेगा और अंदर घुसने वाले किसी भी चोर को पानी में डुबोकर मार देगा। बाहर निकलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। यहाँ समझने वाली बात यह है कि असल मुश्किल लॉकर खोलना नहीं है, बल्कि अंदर जाकर जिंदा वापस आना है। उधर गुस्ताव और बैंक का ऑनर पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके हैं। सब कुछ ठीक था, फिर भी अलार्म क्यों बजा? दोनों इसी सवाल में उलझे रहते हैं। इधर थॉम भी लगातार कोशिश करता है कि लॉकर के अंदर जाकर सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सके। फिर हमें दिखाया जाता है जेम्स और सिमोन बड़ी मेहनत से लॉकर के नीचे मौजूद टनेल को ढूंढ लेते हैं। टनेल के अंदर उन्हें एक बड़ा सा मशीन दिखाई देता है और उस मशीन पर लगे वजन मापने वाले मीटर को देखकर उन्हें सब समझ में आने लगता है। मीटर देखते ही जेम्स और सिमोन समझ जाते हैं कि थॉम जो कह रहा था वह बिल्कुल सही है। लॉकर रूम में जरा सा भी वजन बढ़ा या घटा तो ऊपर का पूरा पानी लॉकर रूम में गिर पड़ेगा। असल में टनल के ठीक ऊपर ही लॉकर रूम बना हुआ है, लेकिन इसके बाद जेम्स और सिमोन वॉल्टर को एक चौंका देने वाली बात बताते हैं। अगर टनल में से रास्ता बनाकर लॉकर तक पहुंचना है तो यह काम पूरा होने में पूरे 15 दिन लगेंगे। ये सुनकर सब लोग मायूस हो जाते हैं, क्योंकि अभी सबका ध्यान फुटबॉल मैच पर है और 15 दिन बाद मैच खत्म हो जाएगा, यानी फिर से सबका ध्यान बैंक पर आ जाएगा, जिससे चोरी करना लगभग असंभव हो जाएगा। इसी परेशान माहौल में वॉल्टर खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक बात नोटिस होती है। बैंक के सारे सीसीटीवी कैमरे सड़क पर फुटबॉल मैच देख रही भीड़ की तरफ घूमे हुए हैं। ये देखकर टीम को एक नया आइडिया आता है। अगर टनल से अंदर घुसना मुमकिन नहीं तो क्यों न बैंक की छत से अंदर जाए, और इसके लिए सबसे सही दिन होगा फुटबॉल फाइनल का दिन, क्योंकि उस समय पूरा देश मैच में डूबा होगा। टीम यही फैसला करती है कि चोरी फाइनल वाले दिन ही करनी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गुस्ताव को बैंक की असली क्लीनिंग कंपनी से खबर मिलती है कि पिछले 2 दिनों से उनके किसी भी कर्मचारी ने बैंक में कदम ही नहीं रखा। यानी साफ है, जिसने बैंक में क्लीनिंग के नाम पर गुस्सा था वह कोई और था। गुस्ताव तुरंत सिमोन्स और थॉम की फर्जी प्रोफाइल निकालकर सबूतों के साथ बैंक के ओनर को बताता है, किसी ने हमारे बैंक में घुसने की कोशिश की है, हमें और सावधान रहना होगा। यही खबर धीरे धीरे वॉल्टर की टीम तक भी पहुंचती है कि अब गुस्ताव को सिमोन और थॉम पर पूरा शक हो चुका है। इसका मतलब है कि उनकी असली पहचान लगभग खुल चुकी है। और फिर वॉल्टर तुरंत मार्गरेट को कॉल करता है। वह कहता है, हमारी तरफ के 2 लोग गायब हो गए हैं, इन्हें इंग्लैंड की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तुम्हें यह बात बैंक ऑफ स्पेन को बतानी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मार्गरेट भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। इधर गुस्ताव बैंक में सिक्योरिटी दोगुनी करने की तैयारी कर ही रहा होता है, तभी उसे अचानक एक संदेश मिलता है। सिमोन्स और थॉम को इंग्लैंड में गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वे चोर हैं। यह सुनकर बैंक की तरफ का तनाव थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी तरफ लॉरेन थॉम को एक पब में लेकर आती है और वहां अपना दिल खोलकर बात करती है। पापा के जाने के बाद मुझे संभालने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, वॉल्टर, इसीलिए मैं उसके लिए काम करती हूँ। उसी समय थॉम नोटिस करता है कि बारटेंडर ग्लासेस को फ्रीज कर रहा है और यहीं से उसके दिमाग में एक बड़ा आइडिया जन्म लेता है। थॉम एक वेटिंग मशीन पर पानी से भरा गिलास रखकर दिखाता है। गिलास का वजन तुरंत दिखता है, लेकिन जैसे ही वह उसी गिलास को नाइट्रोजन से फ्रीज करता है और फिर मशीन पर रखता है, मशीन कोई वजन दिखाती ही नहीं। यही आइडिया वह टीम को समझाता है। अगर टनल में मौजूद वेट डिटेक्शन मशीन को उसी तरह फ्रीज कर दिया जाए तो टीम आराम से लॉकर रूम में जाकर वापस आ सकती है और मशीन को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सबको यह प्लान बिल्कुल सही लगता है, इसलिए टनल में जाकर उस मशीन को फ्रीज करने का जिम्मा सिमोन्स को दिया जाता है। इसके बाद बड़ी तैयारी शुरू हो जाती है। इसी दौरान पता चलता है जो कॉफी कप लॉरेन ने गुस्ताव को दिया था और वापस ले लिया था, उस पर पड़े गुस्ताव के फिंगरप्रिंट वे पहले ही निकाल चुके हैं। उधर वॉल्टर पुराने 3 प्राचीन कॉइन खरीद लेता है। ये क्यों जरूरी है, ये आगे समझ में आएगा। इसके बाद लॉरेन ने बैंक में जिन 2 चाबियों को स्कैन किया था, उनकी ठीक वैसी ही 2 डुप्लीकेट चाबियां भी तैयार कर ली जाती हैं। अब सारी तैयारी पूरी है।
कल ही उन्हें बैंक के अंदर घुसना है, इसलिए पूरी टीम आराम करने चली जाती है। यहीं हमें एक महत्वपूर्ण बात पता चलती है। स्पेन की सरकार ने जो खजाना अपने कब्जे में लिया है, वह खजाना इस टीम को चाहिए ही नहीं। उन्हें तो सिर्फ तीनों कॉइन वाला वह खास बॉक्स चाहिए, क्योंकि उन्हीं कॉइन के सुरागों से फ्रांसिस ड्रेक ने जहां बड़ा खजाना छिपाया है, वह जगह मिल सकती है। अगले दिन पूरा स्पेन फुटबॉल मैच देखने की तैयारी में डूबा हुआ है। क्लॉस अपने कंप्यूटर सिस्टम के आगे तैयार बैठा है। टनल के अंदर सिमोन्स वेट डिटेक्शन मशीन को फ्रीज करने की तैयारी में है और एक तरफ वॉल्टर दूर से पूरा ऑपरेशन मॉनिटर कर रहा है। इसी समय जेम्स, थॉम और लॉरेन रस्सियों के सहारे बैंक की छत पर पहुंचते हैं। इधर गुस्ताव ने बैंक की सुरक्षा को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया है, लेकिन तीनों ऊपर से एक ग्लास पैनल हटाकर धीरे धीरे बैंक के अंदर उतरते हैं और वहां से सीधे एक कमरे तक पहुंच जाते हैं। वहीं मौजूद एयर वेंटिलेशन डक्ट के जरिए आगे बढ़ते हुए वे लिफ्ट वाले सेक्शन तक पहुंचते हैं। यहां नीचे उतरते ही उन्हें एक बड़ा सा ब्रिज दिखाई देता है, लेकिन वह पहले से ही डिस्कनेक्टेड होता है, इसलिए वे एक सीढ़ी लगाते हैं। थॉम और लॉरेन पहले उस पार पहुंच जाते हैं। जेम्स भी चढ़ने लगता है, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा होता है कि सीढ़ी जोर जोर से डगमगाने लगती है। जेम्स लगभग गिर ही जाता है, लेकिन थॉम झट से उसे पकड़कर उसकी जान बचा लेता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक दरवाजा मिलता है। क्लॉस काफी मेहनत के बाद उसका पासवर्ड हैक करता है और कोड बताता है। पासवर्ड डालते ही जैसे ही वो लोग कोड एंटर करते हैं, दरवाजा खुल जाता है और आखिरकार ये लोग मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग वाले उस खास लॉकर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही अंदर आते हैं, ये लोग पहले से ही लिए हुए गुस्ताव के फिंगरप्रिंट को एक डिवाइस में लगाते हैं और फिर अपने पास तैयार रखी हुई डुप्लीकेट चाबियां डालकर घुमाते हैं और तभी लॉकर खुल जाता है। अंदर देखते हैं तो सच में वहां सोने की मूर्तियां रखी हुई दिखाई देती हैं और वो खजाने वाले बॉक्स भी उसी में सुरक्षित रखे हुए होते हैं। लेकिन अब सीधे अंदर जाना अभी भी मुमकिन नहीं है, इसीलिए टनल में मौजूद सिमंस उस बड़ी मशीन पर नाइट्रोजन स्प्रे करके उसे फ्रीज करने की कोशिश शुरू करता है। वो अपने पास मौजूद पूरा नाइट्रोजन स्प्रे कर देता है, लेकिन फिर भी लॉकर पूरी तरह फ्रीज नहीं होता। इससे सबको लगता है कि शायद योजना फेल हो गई, पर तभी धीरे धीरे लॉकर जमना शुरू होता है। अब अंदर आते ही मशीन पूरी तरह फ्रीज हो चुकी होती है, इसलिए उनका वजन अब मशीन पकड़ नहीं पाती और तीनों लोग उस खास बॉक्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं जिसमें वो 3 कॉइन रखे गए हैं। लेकिन मशीन बहुत तेजी से अनफ्रीज भी होने लगती है। उधर गुस्ताव की टीम को बैंक के अंदर एक कबूतर दिखाई देता है और जब वो देखते हैं कि वो कहां से आया, तो उन्हें वही जगह दिखती है जहां से जेम्स और उसकी टीम ने शीशा हटाकर बैंक में एंट्री की थी। यानी अब गुस्ताव को समझ आता है कि कोई अंदर आ चुका है। इसी बीच वॉल्टर और उसकी टीम को भी समझ में आ जाता है कि गुस्ताव को इनके अंदर होने का पता चल गया है, इसीलिए अब वॉल्टर वहां से बाहर नहीं निकल सकता। वह कहता है, अब तुम लोग सरेंडर कर दो, लेकिन जेम्स गन पॉइंट पर कहता है, हमें वो बॉक्स दे दो जिसमें 3 कॉइन हैं। जेम्स वॉल्टर और उसकी टीम को धोखा दे रहा है। ये बात अब सबको समझ आ जाती है और ठीक उसी समय लॉकर का दरवाजा भी बंद हो जाता है, क्योंकि मशीन अनफ्रीज हो चुकी है और अब उनका वजन दोबारा डिटेक्ट हो गया है। उधर गुस्ताव की टीम को भी सब पता चल चुका है, इसलिए मिलिट्री पूरी तरह तैयार होकर बैंक की सुरक्षा में खड़ी हो जाती है। इधर लॉकर के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। तभी जेम्स 3 कॉइन वाला बॉक्स पकड़कर उसी दिशा में तैरते हुए जाने लगता है जहां से पानी अंदर आ रहा है। बाकी 2 लोग उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाते। तभी टॉम को समझ आता है कि जब लॉकर पूरा पानी से भर जाएगा, तभी पानी आना रुकता है। यानी उन्हें टनल में मौजूद वजन मापने वाली मशीन को यह यकीन दिलाना होगा कि लॉकर के अंदर बहुत ज्यादा वजन यानी पानी भर चुका है। इसलिए टनल में मौजूद सिमंस अपने पास के सारे सिलेंडर उस मशीन पर रखता जाता है ताकि वजन बढ़ जाए। उधर इसी दौरान सिमोन ने सीसीटीवी हैक करने के लिए सर्वर रूम में जो छोटा डिवाइस लगाया था, जैसे ही गुस्ताव की टीम उसे निकाल देती है, कैमरों का पूरा कंट्रोल फिर से गुस्ताव को मिल जाता है। लॉकर के अंदर टॉम किसी तरह कैमरा हटा देता है। इसी बीच जेम्स किसी तरह लॉकर से बाहर निकल जाता है और टनल में सिमंस ने मशीन पर इतना वजन रख दिया कि मशीन ओवरलोड हो जाती है और पानी आना रुक जाता है। टॉम के कैमरा हटाने की वजह से अब वॉल्टर और क्लाउस को यह भी पता नहीं चल रहा कि टॉम और लॉरेन जिंदा हैं या नहीं। उधर गुस्ताव अपनी टीम को लेकर गुस्ताव जैसे ही लॉकर रूम में पहुंचता है, उसे अंदर कोई दिखाई नहीं देता, यानी टॉम और लॉरेन दोनों वहां से भाग चुके हैं। उधर वॉल्टर के ईयरफोन में अचानक टॉम और लॉरेन की आवाज आने लगती है, क्योंकि दोनों बहुत मुश्किल से बैंक से बाहर निकलकर भीड़ वाले इलाके में आ पहुंचते हैं। मिलिट्री भी उनका पीछा कर रही होती है, लेकिन उसी समय दोनों फुटबॉल टीम की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। और उसी वक्त स्पेन की टीम फाइनल मैच जीत जाती है। शहर भर में जश्न शुरू हो जाता है। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि टॉम और लॉरेन आराम से निकल जाते हैं। इसके बाद वॉल्टर मार्गरेट से मिलने पहुंचता है और वहीं पता चलता है कि जेम्स असल में उसी के लिए काम कर रहा था, वही कॉइन बॉक्स चुराकर मार्गरेट को देने के लिए। थोड़ी बातचीत के बाद जेम्स वहां से चला जाता है। फिर मार्गरेट उन 3 कॉइन्स की जांच करवाती है और तुरंत पता चलता है कि वे असली नहीं बल्कि नकली हैं
असल में पहले ही वॉल्टर ने 3 पुराने कॉइन्स खरीदे थे। लॉकर में असली कॉइन मिलते ही लोरैन ने चुपचाप उन्हें बदल दिया था। यानी वॉल्टर को शुरू से ही पता था कि जेम्स मार्गरेट के लिए काम कर रहा है। अब असली तीनों कॉइन वॉल्टर के पास हैं और इन्हीं कॉइन के निशानों में फ्रांसिस ड्रेक द्वारा छिपाए गए बड़े खजाने का पूरा लोकेशन कोड छिपा है। जब वे उन क्लूज को डिकोड करते हैं, उन्हें पता चलता है कि वह खजाना बैंक ऑफ इंग्लैंड के नीचे छिपा हुआ है। इसके बाद लोरैन अपना भेष बदलकर बैंक ऑफ इंग्लैंड पहुंचती है। यानी अब यहाँ भी एक बड़ा चोरी का खेल शुरू होने वाला है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इस मूवी में आपका फेवरेट किरदार कौन था। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में।